नमस्कार। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के भातखंडे जी द्वारा बताए गए प्रमुख जो प्रारंभिक नियम हैं उस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत यानी कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ये दोनों ही पद्धतियाँ अपनी कुछ विशेषताएं रखती है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या उत्तर भारतीय संगीत पद्धति कर्नाटक संगीत पद्धति की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषताएं रखती हैं। यही कारण है कि आज मैसूर, मद्रास और कर्नाटक को छोड़कर शेष समस्त भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ही प्रचलित है। यह पद्धति कुछ विशेष सिद्धांतों पर अवलंबित है। संगीत के विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों का भली प्रकार से मनन कर लेना चाहिए। यानी कि भातखंडे जी ने अपनी क्रमिक पुस्तक मालिका के 5वें भाग में इन सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उसी के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए हैं। हम आपको बता दें कि पंडित भातखंडे जी जो हैं उन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग 1 से लेके भाग 6 तक लिखे हैं, जिसमें अलग अलग भागों में अलग अलग वर्णन दिया गया है। किसी में लक्षण गीत का वर्णन है तो किसी में अलग रागों का वर्णन है, कुछ राग से संबंधित है, कुछ राग परिचय से संबंधित है। तो अलग अलग पुस्तिकाएं में अलग अलग विवरण है। तो इसका जो 5वां भाग है उसमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 नियमों के बारे में बताया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला नियम है, हिंदुस्तानी संगीत की पद्धति की जो नींव है वो बिलावल थाट पे रखी गई है और बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना जाता है और बिलावल थाट के स्वर जो हैं वही ही शुद्ध स्वर सप्तक का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया था भातखंडे जी के 10 थाट, उसमें सबसे पहला ये आता है बिलावल थाट। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की नींव जो रखी गई है वह बिलावल थाट पर ही रखी गई है। दूसरा नियम जो बताया है, समस्त रागों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ऑडव, शैडव और संपूर्ण। यह हमने रागों की जाति वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि रागों के जो वर्गीकरण है, जाति, रागों की जो जाति है वो संपूर्ण, शैडव और ऑडव बताई गई थी, जिसमें संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर और शैडव का मतलब होता है 6 स्वर और ऑडव का मतलब होता है 5 स्वर का राग। ये तो 3 मुख्य जातियां थी। इसके अलावा 9 उपजातियां भी हमने आपको बताई थी, वो जाति वाला टॉपिक में। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, समस्त रागों का वर्गीकरण 3 भागों में इन जातियों के अंतर्गत ही किया गया है। इन जातियों से बाहर कोई भी राग नहीं होती है। 5 स्वरों से कम और 7 स्वरों से अधिक कोई राग का नहीं होता है। यानी कि जो हमारी राग होती है उसमें कम से कम 5 स्वर होने जरूरी हैं और 7 स्वर से अधिक राग में नहीं हो सकते हैं। राग का यह नियम है कि कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वर राग में होने चाहिए। हाँ, राग का स्वरूप में जो स्वर का स्वरूप है वह बदल सकता है। जैसे कोमल रे की जगह शुद्ध रे लग सकता है, शुद्ध म की जगह तीव्र म लग सकता है, परंतु राग में 5 से 7 स्वर ही होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आरोह में शुद्ध स्वर लग रहा हो और अवरोह में कोई स्वर कोमल लग रहा हो। आरोह में जैसे शुद्ध निषाद लग रहा है, अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता रहे।
वृंदावनी सारंग राग है जिसमें कि दोनों निषाद का प्रयोग होता है। यानी कि स्वर जो हैं उनको उनका अलग स्वरूप तो हो सकता है पर स्वर ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औडव, शाडव, संपूर्ण। इनके आरोह अवरोह में पलट होने से 9 प्रकार के भेद माने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रागों की जाति है उसमें 9 उपजातियाँ बताई गई है। यही बताया गया है कि आरोह अवरोह के पलट में करने से राग का 9 प्रकार के भेद हो सकते हैं। यानी कि किसी राग में आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में 7 स्वर लग रहे हैं, तो उस राग की जाति औडव संपूर्ण हो गई। किसी राग में आरोह में 7 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, तो राग की जाति संपूर्ण शाडव हो गई। इस तरह से अलग अलग राग के भेद माने गए हैं। आरोह अवरोह के अनुसार ही राग की जाति निर्धारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रत्येक राग में थाट, आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, समय और रंजकता ये बातें अवश्य होती है। जैसा कि हर राग में सभी का होना आवश्यक है। इनका वादी, संवादी, आरोह, अवरोह, समय, गायन समय क्या है राग का, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वादी संवादी स्वरों में 4 स्वरों का अंतर होता है। वादी स्वर अगर पूर्वांग में होता है तो संवादी स्वर उत्तरांग में होगा, और वादी स्वर अगर उत्तरांग में होगा तो संवादी स्वर पूर्वांग में होगा। उत्तरांग और पूर्वांग, सारे गमा जो स्वर है वह पूर्वांग में आते हैं, और प ध नि सा जो स्वर है वह उत्तरांग में आते हैं। तो अगर हमारा वादी स्वर गंधार है तो संवादी स्वर 4 स्वरों के अंतर से धैवत आ जाएगा। अगर हमारा वादी स्वर निषाद है तो इधर गंधार आ सकता है कि मध्यम आ सकता है। इस तरह से पूर्वांग और उत्तरांग में के अनुसार वादी और संवादी स्वर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वादी स्वर बदलकर शाम में गाए जाने वाले राग को सुबह गाया बजाया जाने वाला राग बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया, वादी स्वर हमारा जैसे ही चेंज होगा, कोई राग है जैसे शाम में गाई जाती है और उसको हम वादी स्वर को बदल दिया गया तो वह सुबह में गाई जा सकती है। और यह इसी से ही रागों की तुलना होती है। कई रागें हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो कुछ स्वरों के अंतर के कारण उनमें चेंज हो जाता है, तो उन रागों की तुलना मानी जाती है। तो मेन हम ये बता रहे हैं कि वादी स्वर के चेंज होने से राग का समय चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राग में सुंदरता लाने के लिए विवादी या वर्जित स्वर का किंचित प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आपको बताएं, विवादी स्वर वह कहलाता है जो कि राग में प्रयोग तो नहीं होता है, परंतु राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस स्वर का प्रयोग राग में कुछ रूप में किया जा सकता है कि उस स्वर को छूकर हम वापस राग के मुख्य रूप में आ गए। वर्जित स्वर वह होता है कि जिसका राग में प्रयोग नहीं होता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम कुछ स्वर ऐसे होते हैं एकदम से वह स्वर लगाकर पुराने स्वरूप में लौट आते हैं, तो राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विवादित या वर्जित स्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें है, हर एक राग में वादी स्वर होता है जिसमें राग का विशेष जोर रहता है। वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व राग और उत्तर राग पहचाने जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर के पॉइंट में हमने बताया था कि वादी स्वर पूर्वांग और उत्तरांग, हमने आपको बताया था कि पूर्वांग और उत्तरांग क्या होता है। और अब यह है कि वादी स्वर
जो है हमारा, उसी के आधार पर हम पूर्वांग और उत्तरांग पहचानते हैं। अगर हमारा वादी स्वर गंधार है तो हमारी राग पूर्वांग प्रधान राग हुई, और अगर हमारा वादी स्वर उत्तरांग, यानी कि आप धैवत ले सकते हैं, निषाद ले सकते हैं, जैसे अगर नी है तो वह उत्तरांग प्रधान राग हो गई। वादी स्वर वह होता है कि जिसका राग में सबसे अधिक प्रयोग होता है, और इसी के आधार पर पूर्व राग और उत्तर राग पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह यह है कि इस पद्धति के राग सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं: कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग, कोमल गानी वाले राग। और कुछ राग संधि प्रकाश राग होते हैं जो कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय गाए बजाए जाते हैं, जो कि अधिकांशतः प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं। हम यह बताएंगे इसमें आपको कि रागों का जो विभाजन होता है वह 3 प्रकार से होता है: कोमल रेधा, शुद्ध रेधा, कोमल गानी। उस आधार पर और कुछ राग जो हमारे हैं वह संधि प्रकाश राग होते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में प्राय रेधा वर्जित नहीं होते हैं, तथा सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में प्राय गानी वर्जित नहीं होते हैं। रेधा मतलब ऋषभ और धैवत, गानी मतलब गंधार और निषाद स्वर। जो हमारे मध्यम है, मध्यम का जब स्वरूप चेंज होता है तो संधि प्रकाश राग का समय भी चेंज होता है। हम आपको यह बताएंगे। इस पद्धति में मध्यम स्वर महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे उद्वदर्शक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इससे दिन रात की रागों को गाने और बजाने का समय निर्धारित होता है। जिन रागों में कोमल गानी लगते हैं वे दोपहर या आधी रात को ही गाए बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश रागों के बाद प्राय रे, ग, ध, नी शुद्ध लगाने वाले राग गाए बजाए जाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि मध्यम स्वर को ऊर्ध्वदर्शक स्वर कहा जाता है, और इसी से दिन और रात के समय का विभाजन होता है। और जिनमें नेक्स्ट है जो बताया था, गानी जिसमें कोमल लगते हैं वह दोपहर या आधी रात को ही बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। और संधि प्रकाश रागों के बाद प्राय रे, ग, ध शुद्ध लगने वाले रागों को बजाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा षडज, मध्यम और पंचम। ये 3 स्वर प्राय दिन और रात्रि की 30 प्रहर के रागों में अपना महत्व रखते हैं। यानी कि जो हमारे हैं षडज, मध्यम और पंचम जो स्वर हैं, यह दिन रात सभी प्रकार के रागों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। देखिए, षडज और पंचम की बात जहाँ आ रही है वहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये अचल स्वर होते हैं। षडज और पंचम स्वर, षडज और पंचम स्वर में यह है कि यह कभी भी किसी भी राग में वर्जित नहीं होते हैं। और दूसरी हमारी बात आई मध्यम स्वर की। अगर शुद्ध मध्यम है तो वह दोपहर में आएगा, और तीव्र मध्यम जैसे है शाम को 4 बजे बाद का समय, वह सायंकालीन हो जाता है, उसके बाद तीव्र मध्यम का प्रयोग होने लगता है। मध्यम भी महत्वपूर्ण इसलिए रखता है कि अगर राग में पंचम स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है तो मध्यम स्वर का प्रयोग जरूर होगा। इसलिए षडज, मध्यम और पंचम, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीव्र मध्यम। अधिकतर रात्रि रागों में ही पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी पहले वाले पॉइंट में ही हमने आपको बताया कि दिन के रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, और शाम को 4 बजे बाद के रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इसी को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है षडज, मध्यम, पंचम, ये तीनों स्वर
पूर्वांग व उत्तरांग दोनों भागों में होते हैं। अतः जो राग प्रत्येक समय की हो उनमें इन तीनों स्वरों में से ही एक स्वर वादी स्वर होता है। सा म प यानी कि जो हमने आपको बताया उत्तरांग और पूर्वांग अलग अलग हमने आपको बताया था, सा रे गा म प ध नि सा। इसी के आधार पर उत्तरांग और पूर्वांग निर्धारित हुआ था। और सा म प इनमें से अगर जो तीनों समय की जो राग है उनमें से इन तीनों में से ही एक वादी स्वर होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है मध्यम और पंचम। ये दोनों स्वर एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं होते, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। अगर प वर्जित होगा तो मध्यम मौजूद होगा, और अगर मध्यम वर्जित होगा तो पंचम स्वर मौजूद होगा। इसीलिए यह कहा गया है कि षडज, मध्यम और पंचम स्वर हर राग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किसी भी राग में षडज वर्जित नहीं होता है। षडज ऐसा स्वर है कि जो कभी भी वर्जित नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह यह है कि राग में प्राय एक ही स्वर के दो स्वरूप यानी कि कोमल और तीव्र पास पास नहीं आने चाहिए, यानी कि जो शुद्ध और विकृत रूप है वह पास पास नहीं आते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे शुद्ध स्वर का जैसे रे हमारा निषाद है वह आरोह में शुद्ध लगता है तो अवरोह में कोमल लग जाएगा, परंतु एक ही समय जैसे आरोह में दोनों निषाद का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी कि एक स्वर का दो स्वरूप एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। किंतु कुछ रागें ऐसी है कि जो कि अपवाद है। उदाहरण के लिए हम बता दें, राग ललित ऐसी राग है कि जिसमें राग स्वर के जो दोनों स्वरूप हैं वो एक साथ आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपने नियम समय पर गाने बजाने से ही राग अच्छा लगता है, किंतु राज दरबार तथा रंगमंच पर यह नियम शिथिल भी हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वैसे तो किसी भी राग जो है वह अपने गाने के समय पर ही अच्छी लगती है, किंतु कोई रंगमंच पर हम अपना प्रोग्राम दे रहे हैं या पुराने समय में राज दरबार में राज गायक होते थे जो, तो वे जब गायन करते थे तो उसमें यह नियम लागू नहीं होता था कि आपको शाम की राग है तो शाम को ही गानी है, दिन की है तो दिन को ही गानी है। हम उसे चेंज कर सकते हैं। यह जो हमने आपको नियम बताए हैं इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। बाकी के नियम हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।